हेलो बच्चों, आपका स्वागत है टीबीआई बिहार बोर्ड में। आज के इस एक वीडियो में हम लोग पूरे साइंस के ऑब्जेक्टिव्स को करने वाले हैं, जिनकी संख्या कुल 650 से ज़्यादा है। और आप लोग अगर शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो आप लोगों का एक भी ऑब्जेक्टिव में कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हालांकि ये एक महा मैराथन है, इसीलिए आप लोगों को कुछ दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि इसमें मैं कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं बताऊँगा। इसमें मैं बिल्कुल ही रैपिडली आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा, तो इसीलिए आप लोग मेरे साथ साथ तैयार रहें। और ख़ास करके अगर आप ये मेरी वीडियो एग्ज़ाम से 4 या 5 दिन पहले देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक ब्रह्मास्त्र साबित होगा, क्योंकि इस एक सीरीज़ से ही आपका पूरा का पूरा साइंस कवर होने वाला है। तो आइए चलते हैं और बिना बकवास किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला आप लोगों को मैं केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, जिसकी संख्या 150 से ज़्यादा है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आपका पहला चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसका पहला नंबर का जो आपका ऑब्जेक्टिव है वो है साग सब्जियों को विघटित करके कंपोस्ट बनाना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो बच्चों, ये आपका उष्मक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है, यानी साग सब्जी जब विघटित होकर कंपोस्ट के रूप में, खाद के रूप में बन जाता है तो वो उष्मक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। दूसरा है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है। तो सिल्वर क्लोराइड का रंग वो श्वेत होता है, उजला होता है। तीसरा है जस्ता, यानी Zn प्लस HCl अम्ल को जब हम लोग मिलाते हैं तो कौन सा गैस बनता है। तो यहाँ पर आपका हाइड्रोजन गैस बनता है, जिसका सूत्र होता है H2 गैस। उसके बाद है निम्न में कौन एक दहन अभिक्रिया है। तो पेट्रोल का जलना क्या है, एक दहन अभिक्रिया का उदाहरण है। लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को हम लोग गैल्वेनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। उसके बाद है निम्न में कौन सा उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। तो वो NO2 और O2 है, जो हम जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो हमें प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये आपका एक अपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन है। तो अपघटन की अभिक्रिया जो है वो आप यहाँ पे देखिए, पहला जो है वो अपघटन की तो अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अपघटन में क्या होता है, एक बड़े अणु के टूटने से छोटे छोटे यौगिकों का या तत्वों का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक बड़े अणु के टूटने से क्या हो रहा है, दो छोटे छोटे यौगिकों का निर्माण हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका Fe2O3 प्लस 2Al जो बनाता है Al2O3 प्लस 2Fe। तो दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो आप लोग यहाँ पे देखिए कि ये जो Al है ये Fe को विस्थापित कर देता है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, ये विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है। तो वो ओविलेय लवण प्राप्त होगा, क्योंकि अगर अवक्षेप बचता है, कुछ पेंदी में बच जाता है, जम जाता है, तो फिर अगर वो मिलने का होता तो पहले ही मिल जाता, तो वो क्या है, ओविलेय है। उसके बाद है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो वो एक अपचयन अभिक्रिया है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं विद्युत संयोजी यौगिक कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न समीकरण है H2 प्लस Cl2 बनाता है 2HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए, दो के टूटने से एक नए का निर्माण हो रहा है, तो ये आपका एक संयोजन अभिक्रिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन द्विविस्थापन अभिक्रिया है। AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl प्लस NaNO3। तो यहाँ पर ये क्या है, द्विविस्थापन है, क्योंकि यहाँ पर आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया वही है जहाँ पर उपचयन अपचयन दोनों एक साथ हो, तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए CaO प्लस HCl, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैल्शियम से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा, रेडॉक्स। और यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन मिल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न अभिक्रियाओं में से कौन विस्थापन अभिक्रिया है। विस्थापन में क्या होता है, किसी ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देता है, और यहाँ पर वही काम कौन कर रहा है, लोहा कर रहा है कॉपर के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन छूट गया शायद, हाँ, निम्न में कौन एक अपघटन अभिक्रिया है। तो यहाँ पर देखिए अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, सॉरी, तो अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है कौन, तो H2 प्लस Cl2 प्लस 2HCl। यहाँ पर देखिए बच्चों टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन ए जो है CaCO3, यहाँ पर एरो का निशान हो जाएगा, और ये टूट करके बनता है CaO प्लस CO2, यानी कि बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है, ये भी अपघटन है, लेकिन यहाँ पर H2 प्लस Cl2 जो 2HCl बनाता है ये अपघटन अभिक्रिया नहीं है। ये कौन सी अभिक्रिया है, तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। आइए चलते हैं अब, ये हमारा पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव था। इतने ही ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के क्लास देखें, आपका एक भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं छूटेगा, मैं इसकी गारंटी लेता हूँ।
तो उसके बाद देखिए दूसरा नंबर का चैप्टर है वो है अम्ल, क्षार एवं लवण, यानी एसिड, बेस एंड साल्ट। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन बुझा हुआ चूना है? बुझा हुआ चूना का मतलब सूखा चूना। सूखा चूना का नाम क्या होता है बच्चों? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। उसके बाद है, निम्न में कौन सबसे प्रबल लवण है? तो प्रबल लवण हमेशा कौन होगा? NaCl हो जाएगा आपका। निम्न में कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? हल्दी भी जब इसको हम लोग अम्ल में डालते हैं तो अपना रंग परिवर्तित कर लेता है, मेथिल ऑरेंज भी, फिनोल्फेलिन भी, लेकिन मूली जो है इससे हमको अम्लता या क्षारीयता का पता नहीं चलता है। उसके बाद है, निम्न में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? द्विक्षारकीय अम्ल, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका H2SO4। उसके बाद है पोटास एलम होता है, तो पोटास एलम जो बच्चों है वो एक दिक लवण है। क्या है? दिक लवण है। ये कुछ नए क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में संभावित हैं कि पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि ये कम आयनित होते हैं, अर्थात इसमें आयनों की मात्रा क्या होती है? कम होती है। उसके बाद है लिटमस विलियन जो बैगनी रंग का रंजक होता है, यह किस पदार्थ का बना होता है? तो ये लीचेन या लाइकेन। लीचेन बच्चों NCERT में लिखा हुआ है, लेकिन अदर प्रकाशन अगर आप लोग पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको लाइकेन मिलेगा, तो दोनों एक ही चीज़ के नाम है। तो लिटमस जो विलियन है बैगनी रंग का, वो किस में बनता है? वो आपका लीचेन में बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन एक से अधिक अम्लीय लवण बनाएगा? तो एक से अधिक अम्लीय बनाने का क्षमता एक ही अम्ल के पास है, वो जो कौन है? H3PO4। उसके बाद है, एक विलियन किसी नीले लिटमस को लाल रंग में बदल देता है, तो विलियन का pH मान। यहाँ पर आप लोग एक फॉर्मूला याद रखें कि क्या बोल रहा है? नीले लिटमस को, यानी कि ब्लू लिटमस को किस में बदल दे रहा है? एसिड बदल देता है उसको रेड लिटमस में, यानी कि B से ब्लू हो गया, R से रेड हो गया, A से एसिड हो गया। तो एसिड यहाँ पर देखिए बच्चों क्या हो जाएगा? एसिड आपका 6 है, क्योंकि 7 से कम मान वाले सभी pH मान वाले क्या होते हैं? एसिड होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जल के अम्ल एवं क्षार के विलयन किसके कारण विद्युत के सुचालक होते हैं? चूंकि इसमें H+ आयन और OH- दोनों आयन होते हैं, इसीलिए इसमें विद्युत आसानी से प्रवाहित हो सकती है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में कौन गंधीय सूचक नहीं है? यानी कि गंध अम्ल या क्षार का गंध पकड़ने पर यह अपना कोई भी परिवर्तन नहीं दिखाता है, तो वो है शकरकंद, क्योंकि लौंग का तेल भी है, प्याज भी है और वेनिला भी है, जिसका आप लोग आइसक्रीम खाते होंगे। तो ये सभी गंधीय सूचक है, लेकिन शकरकंद गंधीय सूचक नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन से धातु ठंडे जल से अभिक्रिया कर धातु के हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सोडियम एवं पोटेशियम। उसके बाद निम्न में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? तो यहाँ पर आपका दीवारों की जो सफ़ेदी वो चूने से होती है, और चूने में जल मिला करके होती है। कभी भी सूखे चूने से दीवार की पुताई संभव ही नहीं है, क्योंकि वो रहेगा ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका? CaOH2, यानी कि जब हम लोग बुझे हुए चूने में जल मिला देते हैं तो फिर वो क्या बन जाता है? वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। उसके बाद है लवण, Na2CO3 का जलीय विलयन का pH मान होता है। तो लवण का pH मान कितना होता है बच्चों? 7 होता है। उसके बाद निम्न में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर देता है? तो लाल लिटमस को नीला करेगा, यानी कि RBB। क्या हो जाएगा बच्चों? RBB हो जाएगा, यानी कि रेड को बेस क्या करता है? ब्लू में चेंज कर देता है, और बेस कौन हो जाएगा? OH- आयन बेस माना जाता है। उसके बाद है कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, यानी BAR ये कर देता है इसका pH मान, यानी कि एसिड ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर दे रहा है? रेड में। तो और एसिड का pH मान कितना होता है? 7 से कम, अर्थात 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP का रासायनिक सूत्र क्या होता है बच्चों? तो वो हो जाएगा CaSO4 × H2O, क्योंकि जब जिप्सम में से जल सूख जाता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, यानी कि जल जब आधा हो जाता है 1/2 H2O हो जाता है, तब POP का निर्माण होता है। वहीं अगर जल 2 गुना कर देंगे हम तो फिर किसका निर्माण हो जाएगा? जिप्सम का निर्माण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है और ना क्षारीय होता है, तब यह किस रंग का होता है? तब यह बैगनी रंग का होता है। किस रंग का होता है बच्चों? बैगनी रंग का होता है। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है, उदासीन जब भी होगा तो उसका pH मान कितना होगा? 7 होगा। उसके बाद है एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? तो इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल हो जाएगा। उसके बाद है निम्न में कौन एक लवण है? तो K2SO4 क्या है? एक लवण है। उसके बाद है ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? यानी कि यहाँ जो आपके दिए गए हैं फल, इसमें से
कौन ऐसा है जिसमें ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, तो एक ही है, वो कौन सा है, टमाटर है। उसके बाद है किस लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन से यौगिक प्राप्त होते हैं, यानी किसी लाल तप्त आयरन पर, यानी कि जब क्या हो, लोहा लाल हो तो उस पर जब हम लोग जलवाष्प देते हैं तो कौन सा यौगिक हमको प्राप्त होगा, तो वो प्राप्त होगा Fe3O4। क्या प्राप्त होगा, Fe3O4 प्राप्त होगा। उसके बाद है बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या होता है, तो बेकिंग पाउडर का जो अणुसूत्र है अर्थात रासायनिक सूत्र है वो है NaHCO3। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन विजातीय यौगिक है, विजातीय यौगिक है, तो यहाँ पर आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP क्या है, एक विजातीय यौगिक हो जाएगा। इसका अगर बच्चों आप लोगों को PDF चाहिए तो आप लोग हमको मैसेज कर सकते हैं, हम आपको अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक दे देंगे, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। उसके बाद निम्न में सेहत का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान होता है, यानी क्षार का pH मान कितना होता है बच्चों, तो हमेशा 7 से ज़्यादा यानी 13 हो जाएगा। उसके बाद है निम्न अम्लों में कौन प्रबल अम्ल है, तो प्रबल अम्ल एक ही है और वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन क्षारक नहीं है, यानी कि इसमें से कौन ऐसा है जो क्षार नहीं है, तो यहाँ पर क्षार नहीं है, लवण क्या है, लवण है आपका सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक लवण है, लवण तो कभी क्षार नहीं हो सकता है, इसीलिए आपका सही आंसर हो जाएगा NaCl। अगला क्वेश्चन है हमारे शरीर का pH कितने परास के बीच कार्य करता है, यानी हमारे शरीर का जो pH मान है वो किस वैल्यू से किस वैल्यू तक जाता है, तो वो जाता है 7.0 से 7.8 तक, 7.0 से 7.8 तक जाता है। उसके बाद है निम्न क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है, यानी क्षार में भी प्रबल कौन है, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि इसका pH मान बहुत ही कम होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन आपका सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, तो लवण बनाएंगे और साथ ही साथ CO2 भी बनाएंगे और जल भी बनाएंगे, यानी कि इसमें से सभी आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सभी अम्लों में पाया जाता है, क्या पाया जाता है सभी अम्लों में, तो वो हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि H+ आयन पाया जाएगा। H किसका चिन्ह है, तो वो हाइड्रोजन का चिन्ह है। अगला क्वेश्चन है आपका हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं, क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। उसके बाद है जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है, इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संरक्षक होती है, संचारक होती है, क्या होती है, तो यहाँ पर ये तीनों ही होते हैं, क्योंकि भस्म को हम लोग जल में घुला देते हैं तो वो क्षार बन जाता है, और क्षार का स्वाद तो कड़वा होता ही है, जब 2 सही है तो तीसरा भी सही होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी आपका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी अम्लीय या क्षार के माध्यम में बदल जाती है, उन्हें कहते हैं, यानी कि कुछ ऐसा पदार्थ होता है जो गंध महसूस होने पर क्या करता है, अपना रंग बदल लेता है, अपना गंध बदल लेता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे गंधीय सूचक कहेंगे। क्या कहेंगे, गंधीय सूचक, यानी कि जो गंध पे क्या कर दे, अपना कलर चेंज कर दे, उसे क्या कहेंगे, गंधीय सूचक कहेंगे। जो गंध अपना परिवर्तित कर दे अम्ल या क्षार के संपर्क में आने से। अगला क्वेश्चन है आपका pH में P सूचक है किसका, तो वो पोटेंस का सूचक है, यानी कि पुषांश का सूचक है P। उसके बाद है एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्न में से कौन है, तो वो सिरका है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है, सिट्रिक अम्ल पाया जाएगा आपका संतरा में और नींबू में, और जो भी खट्टे फल हैं उसमें क्या पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। उसके बाद है लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है, तो लैक्टिक अम्ल हमेशा आपको कहाँ से प्राप्त होगा, तो दही से प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये आपका मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड इसको हम बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो हमारे पेट में HCl अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाएगा, जो अमाशय में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो Na2CO3 × 10H2O, इसको धोबिया सोडा भी हम लोग बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगला क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। अगला क्वेश्चन आपका टार्टरिक अम्ल इसमें से किस में पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल जब भी पाया जाएगा तो वो इमली में पाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है जल की अस्थायी कठोरता को हटाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, यानी कि जो जल अस्थायी हो जाता है, यानी गंदगी जब बढ़ जाती है तब हम लोग धोने वाली सोडा या धोबिया सोडा का हम लोग उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है सोडा अम्ल अग्निशामक में किसका उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा सल्फेट हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट का अन्य नाम क्या है, तो इसी का अन्य नाम क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस है, यानी कि जब जल आधा हो जाता है किसमें, जिप्सम में, तो वो क्या बन जाता है, POP बन जाता है।
तो ये आपका दूसरा वाला चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे चैप्टर में, जिसका नाम है धातु एवं अधातु। इसमें हो सकता है कि कुछ ज़्यादा ऑब्जेक्टिव हो, तो इसीलिए आप लोग बने रहें। तो धातु और धातु का सबसे पहला क्वेश्चन है वो ये है कि उच्च विद्युत धनात्मक के कारण धातु के परमाणु बनाते हैं तो वो धनायन बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। उसके बाद है कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है, यानी किसमें सबसे अधिक विद्युत धारा अच्छे से प्रवाहित हो सकती है, तो वो Ag में यानी सिल्वर में। उसके बाद है बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है, तो वो एल्युमिनियम का अयस्क है। कौन? बॉक्साइट। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन उपधातु है, तो उपधातु है Sb। उसके बाद है शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 24 कैरेट में। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन हम लोग जो आभूषण बनाने में सोना यूज करते हैं वो 22 कैरेट का होता है, क्योंकि 24 कैरेट का सोना बहुत कमजोर होता है। अगला क्वेश्चन है पीतल क्या है, तो पीतल एक मिश्र धातु है। पीतल एक मिश्र धातु है, आप लोग याद रखें, पीतल एक मिश्र धातु है। निम्न में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है, यानी कि अगर हम लोग उस पदार्थ को वायुमंडल में भी रख देंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा, तो वैसा एक ही पदार्थ है और वो है सोना यानी गोल्ड। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन आयनिक यौगिक है, तो CaCl2 क्या है, एक आयनिक यौगिक है। निम्न में कौन अधातु है, तो कार्बन क्या है, कार्बन एक अधातु है। अगला क्वेश्चन है सक्रियता श्रेणी में हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन के ऊपर के धातु क्या करते हैं, तो वो अम्लों से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस को बनाते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है अमलगम एक मिश्र धातु है जिसमें एक धातु हमेशा रहता है, किसके साथ, पारा के साथ। अगला क्वेश्चन है धातु के ऑक्साइड सामान्यतः होते हैं क्षार के होते हैं। धातु के ऑक्साइड जब भी होंगे तो वो कैसे होंगे, वो क्षार के होंगे। अगला क्वेश्चन है अयस्क से चुंबक की अशुद्धियों को दूर करने के लिए जो विधि प्रयुक्त की जाती है वो है, तो वो है चुंबकीय पृथक्करण विधि। अगला क्वेश्चन है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, तो फेन प्लवन विधि द्वारा क्या किया जाता है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन एल्युमिनियम का मिश्र धातु है, एल्युमिनियम का मिश्र धातु है मैग्नीशियम। क्या है, मैग्नीशियम है। उसके बाद है कॉपर का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है, तो कॉपर पायराइट्स द्वारा क्या किया जाता है, कॉपर निकाला जाता है मुख्यतः। इसके अलावा भी और इसके अयस्क हैं। उसके बाद है किसी अधातु के परमाणु के बाह्यतम सेलों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है 4, 5, 6, 7, 8, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साधारण गंधक किस आणविक रूप में पाया जाता है, तो वो S8 के रूप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है फास्फोरस का आणविक सूत्र क्या होता है, तो वो P4 होता है। उसके बाद है सोना निम्न में किस द्रव में घुल जाता है, तो वो अम्लराज में घुल जाता है, क्योंकि अम्लराज एक बहुत ही खतरनाक एसिड माना जाता है। उसके बाद है कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव होता है, तो ब्रोमीन जो है वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो वो पोटेशियम क्या है, सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। उसके बाद है सीसा और टीना की मिश्र धातु को हम लोग क्या कहते हैं, तो सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्डर, यानी सीसा और टीना मिलके क्या बनता है, सोल्डर बनता है। निम्न में कौन अधिक अभिक्रियाशील धातु है, तो कॉपर क्या है, इस सब में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। उसके बाद है निम्न में कौन अति ज्वलनशील है, तो श्वेत फास्फोरस इतना ज्वलनशील होता है कि ये वायुमंडल के संपर्क में आने भर से जल जाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किस पर, एनोड पर बनाया जाता है। वल्नीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्न में क्या मिलाया जाता है, तो साधारण गंधक मिलाया जाता है। उसके बाद है 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है 1 ग्राम मात्र सोना से। उसके बाद है किसी तत्व के गुणधर्म का 2 या 2 से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है, तो वो अपरूपता कहलाती है। जैसे कार्बन का ही एक रूप है ग्रेफाइट, उसका ही एक रूप है हीरा, तो ये सभी क्या है, उसके अपर रूप है। उसके बाद है कमरे के ताप पर मरकरी धातु किस अवस्था में पाई जाती है, तो वो द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है, तो बॉक्साइट से ही मुख्यतः एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है, तो यह यौगिक धातुमल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है धातुओं की प्रकृति होती है, तो धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होगी। धातुओं की प्रकृति हमेशा विद्युत धनात्मक होगी। अगला क्वेश्चन है किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, तो जिप्सम को गर्म करने पर हमको क्या प्राप्त होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा। उसके बाद अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है, तो देखिए बच्चों मैग्नीशियम अधिक क्रियाशील है एल्युमिनियम से, एल्युमिनियम अधिक क्रियाशील है जिंक से, जिंक अधिक क्रियाशील है किससे, लोहा से। इसके बाद है एक्वारेजिया किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताज़ा मिश्रण है, तो इसको 3:1 बोलते हैं। जब हम लोग सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल को
मिलाते हैं तो वो क्या बनाता है, वो एक्वारेजिया बनाता है 3:1 में जब हम लोग मिलाते हैं। उसके बाद है अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है चमकदार होती है बच्चों, कैसी होती है, चमकदार होती है। उसके बाद है धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता क्या कहलाती है, तो वो तन्यता कहलाती है। यानी कि धातु को अगर हम लोग खींच लें तो वो क्या कहलाएगा, तो वो तन्यता कहलाएगा। उसके बाद है कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जा सकती है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आघात वर्धनता, यानी आघात पड़ने पर फैलता है, उसे क्या बोलेंगे, आघात वर्धनता बोलते हैं। उसके बाद है लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है, तो उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाई जाती है। आप लोग देखते होंगे जीआई का लोहा, तो जीआई पे क्या लगा हुआ है, उस पर जिंक लगा हुआ होता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जीआई लोहा अधिक अच्छा माना जाता है। उसके बाद निम्न में कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होता है, तो आयोडीन ऐसा चीज है जो अधातु है लेकिन चमकीला है। उसके बाद है जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उसे क्या कहते हैं, तो उसे ध्वनिक कहते हैं या सोनोरस कहते हैं, क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं। उसके बाद है सबसे अधिक तन्य धातु को क्या है, सबसे अधिक तन्य धातु सोना है, क्योंकि 1 ग्राम सोना से हम लोग 2 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। उसके बाद है एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो एनोडीकरण कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी एथोडीकरण, क्या कहते हैं, एथोडीकरण एनोडीकरण एक ही बात हुआ। उसके बाद है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ क्या है, तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा है, तो किसका अपरूप है, वो कार्बन का अपरूप है। उसके बाद देखिए बच्चों ये आपका तीसरा चैप्टर समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं चौथा चैप्टर है जिसका नाम क्या है, कार्बन और उसके यौगिक। अगर किसी बच्चे को ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग इस चैप्टर को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद भी आपके पास ऐसे बहुत सारे चैप्टर हैं जो आसान है और जिससे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका सरलतम हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन इसमें से मीथेन है। मीथेन क्या है, एक हाइड्रोकार्बन है। मैं एक्सप्लेन इसीलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को 650 से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव करानी है। अगर मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को एक्सप्लेन करने लगूँ तो ये वीडियो 5 से 6 घंटे लंबी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए बच्चों मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो उतना लंबा बने, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को 1 घंटे में ही देख लेते हैं तो फिर क्या होगा, वो आपका बहुत ही पूरा का पूरा साइंस रैपिडली रिवीजन हो जाएगा। तो सरलतम हाइड्रोकार्बन क्या है, मीथेन है। अगला क्वेश्चन आपका कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है, यानी कार्बन जब हाइड्रोजन में मिल जाता है तो क्या बनाता है, तो वो हाइड्रोकार्बन बना देता है। क्या बना देता है बच्चों, हाइड्रोकार्बन बना देता है। उसके बाद वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है, तो CO2 0.03% पाया जाता है हमारे वायुमंडल में। अगला क्वेश्चन है सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। अगला क्वेश्चन है कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है, तो COOH क्या है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है। उसके बाद संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaCO3 क्या है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र है। उसके बाद इथोलिन में कार्बन कार्बन के बीच 2 आबंध मौजूद होते हैं जिनमें दोनों सिग्मा का ही आबंध है। सिग्मा का चिन्ह बच्चों ये रहा, दोनों क्या है, 2 कार्बन के बीच जो आबंध होते हैं तो वो कौन सा आबंध है, तो वो सिग्मा का आबंध है। सिग्मा यहाँ पर बच्चों सिग्मा मूवी का बात नहीं हो रहा है, यहाँ पर सिग्मा किसका बात हो रहा है, केमिस्ट्री का बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं, तो इथेन में आपके 7 सहसंयोजक आबंध हैं। कितने सहसंयोजक आबंध हैं, 7। उसके बाद है एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है, इसमें 7 सहसंयोजक आबंध हैं। कितने आबंध हैं, 7 आबंध हैं। उसके बाद है ब्यूटेनोन यौगिक है, चतुर कार्बन जिसका प्रक्रियात्मक समूह होता है, कीटोन। कीटोन होता है बच्चों इसका प्रक्रियात्मक समूह। यहाँ पर देखिए बच्चों अंग्रेजी थोड़ा सा कठिन होता है, आप लोग इसका इंग्लिश वर्जन ही याद रखेंगे। तो बच्चों ये ऑब्जेक्टिव है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है, इसका एक ही मतलब है कि उस पर कार्बन जम रहा है, और कार्बन तभी जमेगा जब क्या होगा, ईंधन पूरी तरह से नहीं जलेगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद है CnH2n+2 किसका सामान्य सूत्र है, तो ये एल्केन का सामान्य सूत्र है। किसका सामान्य सूत्र है, एल्केन का। उसके बाद है नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो नीला थोथा जो है उसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 × 5H2O। उसके बाद है नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो नाइट्रोजन के अणु में 3 सहसंयोजक बंधन होते हैं। कितने, 3। उसके बाद है चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो चीनी का रासायनिक सूत्र है C12H22O11। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है C6H12O6, लेकिन चीनी का क्या है, चीनी का है C12H22O11। उसके बाद है सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, यानी सूत्र क्या है, Na2CO3, Na2CO3। अगला क्वेश्चन है कार्बोनिल समूह को सूचित किया जाता है किससे, तो उसको CO द्वारा सूचित किया जाता है। किसको,
कार्बोनिल समूह को। उसके बाद है एथाइल अल्कोहल का अणुसूत्र है, यानी एथाइल अल्कोहल को हम लोग क्या बोलते हैं, तो C2H5OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, C2H5OH बोलते हैं। उसके बाद है निम्न में कौन युग्म समायवी हैं, तो यहाँ पर C2H5OH और CH3OCH3 ये क्या है, ये समायवी है। मैं फिर से आपको रिपीट कर दे रहा हूँ कि अगर आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आता है तो आप इसके ऑब्जेक्टिव को स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन C6H6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं, तो C3H4 में बच्चों यहाँ पर जो है हाइड्रोकार्बन के कितने आबंध हैं, यहाँ पर 3 आबंध बनेंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है, एथेनॉल का क्रियाशील मूलक क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। OH किसका सूत्र है, एथेनॉल का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है CHO क्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो इसके क्रियाशील मूलक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहेंगे, एल्डिहाइड। तो देखिए बच्चों, इस तरह से आपका चौथा चैप्टर बिल्कुल समाप्त हो चुका है। ये 5वां चैप्टर तो सभी को समझ में आ जाता है क्योंकि इसमें बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। आइए हम लोग 5वें चैप्टर को देख लेते हैं। तो 5वां चैप्टर है पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों का वर्गीकरण का आधार क्या रहा है, तो तत्वों का आवर्ती का वर्गीकरण परमाणु संख्या रहा है, क्योंकि जो तत्व जैसे जैसे मिलते गया वैसे वैसे उसको बैठाते चला गया। उसके बाद है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन यानी कि NH3 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो ये हो जाएगा बच्चों 1:3। क्या हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन C क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अगला क्वेश्चन है लोहे के परमाणु संख्या कितनी होती है, लोहे की परमाणु संख्या तो वो 26 होती है। कितनी होती है बच्चों, 26। अगला क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या होती है, यानी सीधा सीधा जो होता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो उसकी संख्या है 18। कितनी है, 18 है। उसके बाद है ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो ओजोन का सूत्र क्या होता है, O3। O3 मतलब कि ऑक्सीजन का कितना परमाणु, 3 परमाणु। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, यानी कि वो जो क्षैतिज रेखाएं होती है, क्षैतिज डब्बा होता है, सोया हुआ डब्बा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज आवर्त। तो ये कितने हैं, तो ये 7 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, तो आवर्त सारणी में कुल 7 आवर्त हैं। कितने आवर्त हैं, तो कुल 7 आवर्त हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिक का नियम किसके द्वारा दिया गया, तो त्रिक का नियम जो है वो डोब्रेनर द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, डोब्रेनर के द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है, यानी कि जो सीधा सीधा स्तंभ है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ग कहा जाता है। उसके बाद का क्वेश्चन है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, तो प्रथम वर्ग के जो भी सदस्य हैं वो सभी के सभी क्या कहलाएंगे, क्षारीय धातु कहलाएंगे। उसके बाद है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है, तो वो हीलियम है। हीलियम किस समूह का सदस्य है, तो वो शून्य समूह का सदस्य है। अगला क्वेश्चन है मीथेन में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो मीथेन में कुल 4 सहसंयोजक बंधन होते हैं। हल्का फल्का इसमें चौथा चैप्टर का आप लोगों को मिल रहा होगा क्वेश्चन, आप लोग डरे नहीं। ये दोनों चैप्टर अगर आप लोग को समझ में नहीं भी आता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद बहुत सारे चैप्टर हैं, आपके बनने के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे ज़्यादा शुरू के जो 1, 2 और 3 चैप्टर हैं उसी से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्त फलन होता है, तो वो परमाणु द्रव्यमान का। तो यहाँ पर क्वेश्चन है मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किसका आवर्त फलन होता है, तो वो परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है, तो वो परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में उसको वर्गीकृत किया है। उसके बाद है आवर्त सारणी में किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होते हैं बच्चों, बढ़ते हैं। क्या होते हैं, बढ़ते हैं। उसके बाद है आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो वो बढ़ती जाती है, और जब उल्टा जाएंगे तो फिर क्या होगी, घटती चली जाएगी। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसका प्रस्तुतिकरण है, तो वो मोजले का है। किसका है, मोजले का है। उसके बाद है निम्न तत्वों में कौन सबसे अधिक औधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है, तो वो क्लोरीन है। क्लोरीन क्या करता है, सबसे ज्यादा औधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। उसके बाद है किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उसके परमाणु संख्या है, न कि परमाणु द्रव्यमान, तो ये मोजले ने ही कहा था। उसके बाद है आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म है परमाणु संख्या का आवर्त फलन। ठीक है बच्चों। उसके बाद है आधुनिक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है बच्चों, वो बढ़ता चला जाता है। वुल्फगांग
डोब्रेनर किस देश से संबंधित है, यानी कि इसका जन्म जो है डोब्रेनर का किस देश में हुआ था, तो इसका जन्म जर्मनी में हुआ था। उसके बाद है निम्न में सबसे अधिक अभिक्रियाशील हेलोजन कौन है, तो वो फ्लोरीन है। कौन है? फ्लोरीन है। उसके बाद है निम्न में कौन सबसे अधिक क्षारीय होगा, तो वो Na2O होगा। Na2O क्या है? सबसे अधिक क्षारीय होगा। उसके बाद है मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, तो वो द्वितीय समूह का सदस्य है। मैग्नीशियम किसका समूह है? द्वितीय समूह का सदस्य है। उसके बाद है तत्वों के निम्न जोड़े में किसका रासायनिक आचरण समान होगा, तो नाइट्रोजन और फास्फोरस का जो आचरण है वो क्या होगा? समान होगा। उसके बाद है निम्न तत्वों में किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, तो वो ब्रोमीन का, Br का। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था, तो मेंडलीफ का जन्म 1834 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके थे, तो तब तक 63 तत्व ज्ञात हो चुके थे। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है, तो परमाणु की त्रिज्या पता चलती है। क्या पता चलती है? परमाणु त्रिज्या, यानी परमाणु कितना बड़ा है ये पता चल जाता है। उसके बाद किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित होती है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से संयोजकता निर्धारित होती है। उसके बाद है 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है, तो ये 10⁻⁻12 मीटर के बराबर होता है 1 पिकोमीटर। कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। उसके बाद सारा का सारा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया आपका? समाप्त हो गया है केमिस्ट्री का। अब हम लोग बच्चों शुरू करेंगे हम लोग बायोलॉजी का।